हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल यानी महत्तम स्वीकार्य कोण, जिसको कभी कभी एक्सेप्टेंस एंगल भी कहते हैं, उसी के बारे में देखेंगे। मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल, महत्तम स्वीकार्य कोण। बाबू ये कोण है, कोण को थीटा से डिनोट करते हैं और यह एक्सेप्टेंस एंगल है तो थीटा नहीं, ये थीटा ए। मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल को थीटा ए से डिनोट करते हैं। सही पूछो तो ये मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित टर्म होता है। आपको जब हम TIR पढ़ाए थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताए थे, तो उस TIR का एक यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर में। TIR जब पढ़ाए थे तो उस समय हम ऑप्टिकल फाइबर देखे थे। याद करो, ऑप्टिकल फाइबर एक पतला सा प्लास्टिक का रेशा होता है जिससे हम लोग लाइट सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह तक भेज देते हैं। अच्छा भाई, एक बात जान लो, जो तुमने ऑप्टिकल फाइबर, पतला सा फाइबर देखा था, वो बिल्कुल केस जितना पतला होता है। वो जो ऑप्टिकल फाइबर तुमने देखा था, उस ऑप्टिकल फाइबर से हम लाइट जब भेजते हैं, जब हम ऑप्टिकल फाइबर के अक्ष के साथ काफ़ी कम एंगल बना के लाइट भेजते हैं तो आसानी से वो लाइट, फिर से ध्यान दो, जब हम किसी ऑप्टिकल फाइबर के अक्ष के साथ लाइट को काफ़ी कम एंगल बना के भेजते हैं तो वो लाइट आसानी से ऑप्टिकल फाइबर से होकर के TIR करते हुए गुजर जाता है। लेकिन अगर हम लोग जैसे जैसे अक्ष से ज़्यादा एंगल बढ़ाते जाते हैं और बढ़ा करके लाइट को भेजते हैं तो प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है। कब? एक खास एंगल के बाद। एक्सेप्टेंस, जितने एंगल तक एक्सेप्ट करता है उस एक्सेप्टेंस एंगल से ज़्यादा एंगल पर भेजते हैं लाइट को। अगर हम ऑप्टिकल फाइबर में लाइट को भेजना है, अगर एक्सेप्टेंस एंगल से थोड़ा सा भी ज़्यादा एंगल पर भेजेंगे तो लाइट उस ऑप्टिकल फाइबर से होके नहीं गुजर सकता है। तो एक्सेप्टेंस एंगल एक मैक्सिमम एंगल है, जिस एंगल तक ऑप्टिकल फाइबर से हम लाइट भेजें तो उससे होकर के गुजर जाए। यानी आप एक्सेप्टेंस एंगल की परिभाषा इस तरह दे सकते हो कि ऑप्टिकल फाइबर के अक्ष के साथ बनाया गया वह मैक्सिमम एंगल, जिस एंगल तक लाइट को ऑप्टिकल फाइबर से होकर के भेजा जाए, उस एंगल तक लाइट ऑप्टिकल फाइबर से होकर के गुजर जाए, उस मैक्सिमम एंगल को ही एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं। इतनी सारी बातें हमने तो बोल दी, लेकिन इसको अच्छे से समझना है यार, तो हम लोग फिगर देखते हैं। याद करो, हम ऑप्टिकल फाइबर पढ़े हुए थे, तो ऑप्टिकल फाइबर पतला सा प्लास्टिक का रेशा होता है, याद है ना? बहुत ही पतला प्लास्टिक का रेशा होता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। ये सेंट्रल पोर्शन, ये केंद्रीय हिस्सा है। ऑप्टिकल फाइबर का जो सेंट्रल हिस्सा होता है उसको कोर कहते हैं। बहुत अच्छा। और इस कोर के चारों तरफ, इस कोर के चारों तरफ एक दूसरा भी माध्यम होता है भाई। इस कोर के चारों तरफ एक दूसरा भी माध्यम होता है जिसको हम क्लैडिंग कहते हैं। ये सेंट्रल हिस्सा, ये कोर है, कोर के चारों तरफ ये जो हिस्सा दिख रहा है ये क्लैडिंग है। ये कोर जो होता है ये बिल्कुल विशुद्ध कांच, प्योर ग्लास का बना होता है कोर। भाई ये कोर विशुद्ध कांच, प्योर ग्लास का बना होता है। आप ये मत समझिएगा कि ये कांच का है तो बिल्कुल कठोर ही होगा। ये विशुद्ध कांच का बना होता है, ये बहुत ही पतला होता है, तो ये फ्लेक्सिबल होता है। ये कोर तो विशुद्ध कांच का बना होता है। इसका अपवर्तनांक याद करो यार, जब पढ़ाए थे तो 1.7 होता है। और इस कोर के ऊपर एक दूसरा माध्यम होता है जिसको हम लोग क्लैडिंग कहते हैं। कोर को चारों तरफ से घेरे हुए एक दूसरा माध्यम होता है जिसको हम लोग क्लैडिंग कहते हैं। ये देख रहे हैं यार, ये क्लैडिंग है। ये कोर को क्या कर रहा है? घेरे हुए। इस कोर को चारों तरफ से घेरे हुए एक दूसरा माध्यम है जिसे हम भाई क्लैडिंग कहते हैं। और याद करो, क्लैडिंग रगड़ से ना बचाए, रगड़ नहीं हो पाया क्लैडिंग पर तो इसके ऊपर
क्लैडिंग नहीं रगड़ा है, इसके लिए इसके ऊपर प्लास्टिक का एक जैकेट लगा देते हैं। तो भाई ये ओवरऑल आपका ऑप्टिकल फाइबर है। ये ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही पतला होता है, एक केस जितना पतला होता है, आपको बता दिए हैं। और इस ऑप्टिकल फाइबर का यूज क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में हम लाइट को भेजते हैं और इसमें TIR होता है, लाइट इस कोर में जाता है, कोर से क्लैडिंग में नहीं निकल पाता है, कोर से क्लैडिंग में नहीं निकल पाता है, TIR होता है और इसी कोर में TIR करते हुए एक जगह से लाइट दूसरे जगह तक निकल जाता है। भाई ये तो आप समझे, लेकिन इस ऑप्टिकल फाइबर का ये अक्ष है, ऑप्टिकल फाइबर का ये जो हम खींच रहे हैं ये क्या है, अक्ष है, एक्सिस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर का अक्ष है। ये ऑप्टिकल फाइबर का अक्ष है। एक अच्छी बात जान लो, ये ऑप्टिकल फाइबर का ये जो अक्ष है, इस अक्ष के साथ अगर लाइट को कम एंगल पर भेजा जाए, आपको तो पता हो गया यार कि इस ऑप्टिकल फाइबर से क्या भेजते हैं, लाइट सिग्नल को भेजते हैं और ये लाइट जाता है कोर में, और क्लैडिंग्स में, इस क्लैडिंग में निकल नहीं पाता है क्योंकि यहाँ पे एंगल क्रिटिकल से ज़्यादा होता है। इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल होना चाहिए उससे ज़्यादा एंगल होता है और इसका TIR होता है और लाइट इसी कोर में ही रह जाता है। तो भाई जान लो, अगर ऑप्टिकल फाइबर के अक्ष से अगर कम एंगल पर हम लाइट को भेजें, कम एंगल पर लाइट को भेजें, तो ये हवा से कोर में लाइट घुस रहा है, हवा का अपवर्तनांक कम है यानी ये विरल है, और हवा से कोर में यानी सघन में घुसेगा तो लाइट क्या होगा, इस अभिलंब की ओर झुक जाएगा, इधर नहीं जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा और अभिलंब की ओर झुक करके इधर जाएगा। और जब यहाँ पे जाएगा भाई, तो इस बिंदु पर एक अच्छी घटना हो रही है। कौन सी घटना हो रही है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पर प्रकाश कोर से क्लैडिंग में निकलने का प्रयास कर रहा है। कोर से क्लैडिंग में, कोर का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, क्लैडिंग का कम होता है, ये 1.7 और इसका 1.5। और भाई ये कोर है, कोर से क्लैडिंग में निकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर अगर हम अभिलंब डाल दें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रकाश जब पड़ा है, यहाँ पे प्रकाश आगे पड़ा है, तो ये जो एंगल बन रहा है, प्रकाश हवा से गया कोर के अंदर घुसा, लेकिन कोर से जब क्लैडिंग में निकलने का प्रयास कर रहा है तो यहाँ पे हमने अभिलंब खींचा, तो ये एंगल इन माध्यमों के लिए क्रिटिकल से ज़्यादा एंगल हो। अगर क्रिटिकल से ज़्यादा एंगल हो, ये अगर एंगल थीटा क्रिटिकल से ज़्यादा हो तो इसका क्या होगा यार, TIR होगा, तो ये इस ऑप्टिकल फाइबर से होकर के गुजर जाएगा, कोर से होकर के गुजर जाएगा। तो भाई कब, जब हम लोग लाइट को कम एंगल पर भेजेंगे तो आसानी से हवा से कोर में जाएगा, और कोर में जाएगा तो इस वाले इंटरफेस पर क्रिटिकल से ज़्यादा एंगल पर पड़ेगा तो उसका TIR होगा, और TIR के फलस्वरूप ये ऑप्टिकल फाइबर से होके गुजर जाएगा। एक बात और बताते हैं, अगर हम लाइट को इतने एंगल पर नहीं भेजें और थोड़ा सा ज़्यादा इस ऑप्टिकल फाइबर के अक्ष से और ज़्यादा एंगल पर भेजें, और ज़्यादा एंगल पर हम लाइट को भेजें, थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिए, तब भी लाइट जाता है हवा से किस में जाता है, कोर में, और कोर में जब जाता है यहाँ पे जाता है, और यहाँ पे हम इस इंटरफेस पर, इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है, कोर क्लैडिंग का इंटरफेस है, इस पर अभिलंब डाल दें, और अगर यहाँ पे भी ये एंगल फिर से यहाँ से जग गया, ये एंगल अगर फिर से क्रिटिकल से ज़्यादा हो, ये जो एंगल बना यहाँ पे फिर क्रिटिकल से ज़्यादा हो, तो फिर से यहाँ पे TIR होगा, और TIR के फलस्वरूप क्या होगा, लाइट सिग्नल इसी कोर में रहेगा और एक जगह से दूसरी जगह तक क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन यार यहाँ पे एक बात पता चल रहा है कि पहला बार जब भेजे हैं तो पहला बार यहाँ का जो एंगल है, पहला बार ये जो एंगल दिख रहा है ये बड़ा है, लेकिन यहाँ पे एंगल छोटा हो गया, और ज़्यादा एंगल पर भेजेंगे तो ये एंगल और कम होगा, और अगर ये एंगल क्रिटिकल से कम हो जाए, अगर एंगल क्रिटिकल नहीं हो, क्रिटिकल से अगर कम हो जाए तो लाइट का TIR नहीं होगा और ये कोर से क्लैडिंग में चला जाएगा। इसका मतलब हम ऑप्टिकल फाइबर के अक्ष से कम एंगल ज़्यादा एक खास मैक्सिमम एंगल तक ही लाइट को हम भेज सकते हैं, जिस एंगल तक भेजने पर, ये हम मैक्सिमम एंगल तक भेजें, जिस एंगल तक भेजने पर लाइट का क्या हो जा रहा है यार, TIR हो जा रहा है और लाइट सिग्नल निकल जा रहा है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा एंगल पर भेज दें तो यहाँ पे एंगल कम हो जाएगा, यहाँ अभिलंब खींचेंगे तो एंगल अगर कम हो जाएगा क्रिटिकल से,
तो कोर से लाइट क्लैडिंग में निकल पाएगा, यानी ये मैक्सिमम एंगल है। और ये जो मैक्सिमम एंगल अक्ष के साथ बन रहा है इसी को एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं, थीटा ए। तो एक्सेप्टेंस एंगल की परिभाषा क्या कह सकते हो? ऑप्टिकल फाइबर के अक्ष के साथ बना हुआ, ऑप्टिकल फाइबर के अक्ष के साथ बना हुआ वह मैक्सिमम एंगल, जिस एंगल तक लाइट को भेजें तो वो लाइट, जितने एंगल तक लाइट को भेजें वो लाइट ऑप्टिकल फाइबर से होकर के गुजर जाए, उस मैक्सिमम एंगल को ही हम लोग एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं। तो भाई बात यहाँ पे इतनी लंबी चौड़ी थी, तो आप समझ चुके हैं कि हमें पता हो गया है कि ऑप्टिकल फाइबर के अक्ष से हम लाइट को जब कम एंगल पर भेजते हैं तो आसानी से ऑप्टिकल फाइबर से होकर के गुजरता है, और ज़्यादा एंगल पर भेजते हैं तब भी गुजर जाता है। लेकिन एक खास मैक्सिमम एंगल तक हम लोग लाइट को भेज सकते हैं जिससे कि वो ऑप्टिकल फाइबर में गुजर जाए। अगर उस मैक्सिमम एंगल से ज़्यादा एंगल करते हैं तो लाइट कोर से किस में चला जाता है? क्लैडिंग में चला जाता है, और उस समय लाइट ऑप्टिकल फाइबर से होकर नहीं गुजर पाता है। तो जितने मैक्सिमम एंगल तक होकर के लाइट ऑप्टिकल फाइबर से होकर गुजर जाए उस मैक्सिमम एंगल को एक्सेप्टेंस एंगल कह सकते हैं। तो भाई एक्सेप्टेंस एंगल की परिभाषा यही होती है कि ऑप्टिकल फाइबर के अक्ष के साथ बनाया गया वह मैक्सिमम एंगल, जिस एंगल तक लाइट को हम ऑप्टिकल फाइबर से होकर भेजें तो TIR के फलस्वरूप लाइट ऑप्टिकल फाइबर से होकर गुजर जाए, उस मैक्सिमम एंगल को एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं। इसको थीटा ए से डिनोट करते हैं। एक छोटी सी बात बताओ, ये तो ऑप्टिकल फाइबर का अक्ष हो गया ना जी, ऑप्टिकल फाइबर का अक्ष हो गया। हम लाइट को इधर भी इतने एंगल तक भेज सकते हैं, इधर भी, या सिमेट्रिकली जितना इधर थीटा ए एंगल तक भेज सकते हैं उतना ही थीटा ए एंगल तक इधर भी भेज सकते हैं लाइट को। तो इसका मतलब सही पूछो तो इस एक कोण में, इस एक शंकु में हम लाइट को हम कहीं भी भेजें, ये एक शंकु बना दे रहे हैं, इस शंकु में हम लाइट को कहीं भी, कहीं से भी, चारों तरफ कहीं से भी भेजें इस शंकु में, तो इस शंकु के अंदर से अगर लाइट भेजें तो ये लाइट आसानी से TIR करते हुए ऑप्टिकल फाइबर से होकर के निकल जाएगा। तो याद रखना केवल एक खास इधर ही एंगल तक नहीं, उस पॉइंट के, इस पॉइंट के सिमेट्रिकली कहीं भी इतना एंगल तक कहीं भी एक सर्किल में हम, एक कोन में या एक सर्किल में हम लाइट को भेजेंगे तो वो ऑप्टिकल फाइबर से होके क्या हो जाएगा? गुजर जाएगा। तो भाई ये बात रही एक्सेप्टेंस एंगल की। तो चलो भाई अब हम एक्सेप्टेंस एंगल थीटा ए की वैल्यू भी निकाल दें कि कितना होता है एक्सेप्टेंस एंगल का मान। भाई ये जो ऑप्टिकल फाइबर देख रहे हो ये बस केस जितना पतला होता है, लेकिन इसके अंदर की हर चीज़ों को समझने के लिए हम इसका फिगर जूम करके बना रहे हैं, जूम इन, बहुत ज़्यादा 1000 गुना जूम कर दे रहे हैं। चलो भाई बताओ तो ये ऑप्टिकल फाइबर में केंद्रीय हिस्सा है, सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर का सेंट्रल पोर्शन है जिसको हम लोग कोर कहते हैं। इस कोर को चारों तरफ से घेरे हुए एक दूसरा माध्यम है, इस दूसरे माध्यम का नाम क्लैडिंग है यार। ये कोर हो गया, कोर को चारों तरफ से घेरे हुए एक दूसरा माध्यम है जिसे हम क्या कहते हैं यार? क्लैडिंग। अच्छी बात है। और क्लैडिंग के ऊपर प्लास्टिक का एक क्या किए हैं? जैकेट डाल दिए हैं ताकि ये क्लैडिंग रगड़ ना कर खाए। रगड़ से बचाने के लिए हमने यहाँ पे प्लास्टिक का जैकेट लगा दिया है। ये कोर था और इस तरह हमने ऑप्टिकल फाइबर का अक्ष बना दिया। ये ऑप्टिकल फाइबर का एक्सिस है। ये हो गया भाई कोर। कोर किसका बना होता है? विशुद्ध कांच या क्वार्ट्ज का बना होता है ये अपना कोर। तो भाई आपने ये कोर बना दिया। और ये तो तय है यार, इस कोर को चारों तरफ से घेरे हुए एक दूसरा माध्यम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं?
क्लैडिंग। कोर का अपवर्तनांक तो सबसे ज़्यादा होता है, क्लैडिंग का उसकी अपेक्षा कम, यानी कोर सघन होता है और ये जो क्लैडिंग हम रंग रहे हैं वो क्लैडिंग विरल होता है उसकी अपेक्षा। तो भाई ये अपना ऑप्टिकल फाइबर है। अब इस ऑप्टिकल फाइबर के लिए एक्सेप्टेंस एंगल, कितने एंगल तक लाइट जाए कि वो इससे होकर के गुजर जाए, यानी एक्सेप्ट कर ले, ये ऑप्टिकल फाइबर कितने मैक्सिमम एंगल तक लाइट को एक्सेप्ट कर ले और लाइट को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज दे, वही एक्सेप्टेंस एंगल निकालना है। तो चलो भाई, ये एक ऑप्टिकल फाइबर है। इस ऑप्टिकल फाइबर में ये जो कोर है, इस कोर का अपवर्तनांक हमने मान लिया कि μ1 है। भाई ये कोर है, विशुद्ध कांच का बना है, इस कोर का अपवर्तनांक है μ1 और इस कोर के चारों तरफ जो क्लैडिंग है, क्लैडिंग का अपवर्तनांक है μ2। और ये पूरा ऑप्टिकल फाइबर हवा में रखा है, ये हवा है चारों ओर, तो हवा से ही ना लाइट अंदर जाएगा कोर में, हवा से कोर के अंदर जाएगा तो हवा का अपवर्तनांक μ0। तो भाई बोलो, नीचे के फिगर में एक ऑप्टिकल फाइबर दिखलाया गया जिसमें कोर का अपवर्तनांक μ1 है और क्लैडिंग का अपवर्तनांक μ2 है। कोर का अपवर्तनांक थोड़ा ज़्यादा होगा, क्लैडिंग का थोड़ा कम है। और भाई ये पूरा का पूरा सिस्टम हवा में रखा है, हवा का अपवर्तनांक μ0 है। ये क्लियर है कि अगर हम कम एंगल पर भेजें तो लाइट तो आसानी से फट 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 TIR के कारण गुजर जाएगा, लेकिन लाइट को हम एक खास मैक्सिमम एंगल पर भेज रहे हैं, एक खास मैक्सिमम एंगल जिसको हम एक्सेप्टेंस एंगल कह रहे हैं। अगर लाइट को एकदम एक्सेप्टेंस एंगल पर भेजेंगे, एक्सेप्टेंस एंगल पर, तो एक्सेप्टेंस से ज़्यादा एंगल कर देंगे तो लाइट तो जा ही नहीं पाएगा। लाइट अगर एक्सेप्टेंस से ज़्यादा एंगल कर देंगे तो लाइट कोर के हवा से कोर में घुसेगा और कोर से क्लैडिंग में निकल जाएगा। कब? इस एक्सेप्टेंस से ज़्यादा एंगल कर देंगे तब। लेकिन एक्सेप्टेंस एंगल मैक्सिमम एंगल है, जिस एंगल पर जब भेजें तो लाइट हवा से घुसेगा कोर में। लाइट पहले हवा से जा रहा है, हवा से सेंटर पर जा रहा है कोर में, और भाई ये तो अभिलंब है ना, ये अभिलंब है। और जब प्रकाश विरल से, हवा यानी विरल से सघन में घुसता है तो विरल से सघन में घुसने के वक्त अभिलंब की ओर मुड़ जाता है और ये इधर चला जाएगा। यार बहुत अच्छा इधर चला जाएगा। लाइट हवा से घुसा कोर में तो अभिलंब की ओर मुड़ गया। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा बात बताओ, यहाँ पे एक इंटरफेस आ रहा है। ये कौन सा इंटरफेस है? कोर और क्लैडिंग का। कोर और क्लैडिंग को अलग करने वाला सतह है। और भाई ये एक्सेप्टेंस एंगल पर भेजे ना। एक्सेप्टेंस का मतलब हो गया, अगर यहाँ पे हम अभिलंब डाल दें, यहाँ अभिलंब हम डाल दें तो इसका मतलब ये यहाँ पे अगर अभिलंब डाल दें तो अगर चूँकि ये एक्सेप्टेंस एंगल पर भेजा गया, अगर एक्सेप्टेंस एंगल पर ये भेजा गया है तो जब अंदर जाएगा तो इस इंटरफेस पर TIR हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस एंगल पर भेजा गया है। एक्सेप्टेंस मैक्सिमम एंगल होता है, जिस मैक्सिमम एंगल तक इसके अंदर TIR हो सके, यानी यहाँ पे इसका क्या होगा? TIR होगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर एक्सेप्टेंस से थोड़ा भी ज़्यादा करेंगे, थोड़ा भी ज़्यादा इधर करेंगे तो अब लाइट यहाँ पे नहीं इधर, अगर एक्सेप्टेंस से थोड़ा अधिक एंगल पर करेंगे तो लाइट अब यहाँ पे जाएगा तो एंगल ये छोटा हो जाएगा। और छोटा किससे हो जाएगा? क्रिटिकल से छोटा हो जाएगा। याद करो, अगर एक्सेप्टेंस से ज़्यादा एंगल कर देंगे, ज़्यादा एंगल पर भेजेंगे तो लाइट यहाँ पे आएगा तो अभिलंब डालेंगे तो ये एंगल क्रिटिकल से कम हो जाएगा और लाइट बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब एक्सेप्टेंस मैक्सिमम एंगल है। एक्सेप्टेंस अगर मैक्सिमम एंगल है तो मैक्सिमम एंगल पर गया है तो यहाँ पे चूँकि TIR हो गया, यानी यहाँ का जो एंगल होना चाहिए वो IC नहीं होना चाहिए, IC से बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि एक्सेप्टेंस मैक्सिमम है। इससे हल्का सा भी करेंगे तो लाइट TIR नहीं करेगी, उसमें निकल जाएगी। यानी लगभग यहाँ पे चूँकि TIR हो रहा है, यानी यहाँ पे एंगल, ये जो एंगल है IC नहीं है, IC से हल्का सा ज़्यादा, लेकिन हल्का सा ज़्यादा नहीं, हम बिल्कुल IC ही मान रहे हैं।
यहाँ पे भाई टी आई आर हो रहा है, टी आई आर हो रहा है मतलब यहाँ पे जो एंगल होना चाहिए आई सी नहीं होना चाहिए, आई सी से ज़्यादा होना चाहिए, आई सी प्लस होना चाहिए, आई सी प्लस थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा नहीं मान रहे क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा मतलब उतना ही हो गया, ये आई सी हो गया। आपको पता है ना कि अगर इससे अगर एक्सेप्टेंस से अगर थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा देंगे तो ये वाला एंगल थोड़ा सा भी अगर एंगल बढ़ा देंगे लाइट यहाँ पे जाएगा और ये एंगल आईसी से घट जाएगा तो टी आई आर नहीं हो पाएगा, लाइट इसमें निकल जाएगा। चलो भाई ये तो 90 डिग्री एंगल होगा, बहुत अच्छा, ये आईसी हो गया, ये 90। अच्छा इस त्रिभुज में बताओ, इस त्रिभुज में अगर देखो तो ये 90 है तो बचा हुआ दो कोण 90 होना चाहिए। अगर ये 90 है तो दोनों मिला के 90, 90 90 180, तो ये 90 है तो ये दोनों मिला के 90 होना चाहिए। लेकिन 90 में अगर ये आईसी है तो ये बचा हुआ क्या होगा यार, ये हो जाएगा आईसी नहीं यार, ये होगा 90 माइनस आईसी। ओके, ये अगर आईसी है तो ये वाला बचा हुआ होगा 90 माइनस आईसी। भाई एक बार यहाँ पे हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएंगे पॉइंट ए पर। क्यों पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, क्योंकि प्रकाश हवा से घुस रहा है कोर में, तो हवा मतलब पहला माध्यम का अपवर्तनांक μ1 क्या होगा, μ1 हो जाएगा μ0 और आपतन कोण होगा थीटा ए, और μ1 साइन आई बराबर μ2 हो जाएगा इसका अपवर्तनांक μ2 हो जाएगा μ1 साइन आर। तो भाई एक बार यहाँ पे स्नेल्स लॉ पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ मतलब μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, तो μ1 मतलब इसका अपवर्तनांक इंटू साइन इतना बराबर μ2 साइन आर मतलब इसका अपवर्तनांक इंटू साइन इतना। तो चलो भाई पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ लगाओ। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से, स्नेल्स लॉ से यार पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। अब आपसे पूछ रहे हैं μ1 है पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1, हवा से जा रहा है ना प्रकाश, इस पॉइंट पर हवा से जा रहा है तो हवा का अपवर्तनांक μ1 नहीं होगा, μ1 नहीं होगा, हवा से इसमें जा रहा है तो μ1 नहीं μ0, तो μ0 इंटू साइन आई आपतन कोण, गया तो कितना आपतन कोण बना थीटा ए, साइन आई नहीं साइन थीटा ए बराबर μ2 है दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक, तो इसमें से जब कोर में गया, जब μ2 यानी कोर में गया तो कोर का अपवर्तनांक, μ2 है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसमें से जब इसमें गया तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी कोर का, और कोर का μ2 नहीं μ1, तो μ2 की जगह μ1 इंटू साइन आर है अपवर्तन कोण, और जब दूसरे माध्यम में गया तो अपवर्तन कोण कितना हो गया 90 माइनस आई सी, साइन 90 माइनस आई सी। बहुत अच्छा, μ0 साइन थीटा है, μ0 साइन थीटा ए बराबर μ1 तो μ1, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस आई सी हो जाएगा कॉस आई सी। भाई साइन 90 माइनस आई सी कॉस आई सी, लेकिन पता है हमको कॉस आई सी का मान नहीं मालूम होता है, साइन आई सी का मान मालूम होता है। तो μ0 साइन थीटा एक्सेप्टेंस बराबर μ1 और कॉस आई सी, कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस आई सी बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर आई सी, कॉस आई सी रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर आई सी। चलो भाई इस साइन स्क्वायर आई सी का मान क्या कर सकते हो, क्या लिख सकते हो। एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ पे एंगल कितना है, इस वाले इंटरफेस के लिए क्रांतिक कोण है आई सी, और तुम यार पढ़े हो म्यू डेंसर रेयरर बराबर 1 बाई साइन आई सी, पढ़े हैं म्यू डेंसर रेयरर बराबर 1 बाई साइन आई सी, म्यू तो और डेंसर कौन है, डेंसर है कोर, और रेयरर कौन है क्लैडिंग, तो कोर का अपवर्तनांक कितना है, कोर का μ1 और क्लैडिंग का μ2, तो म्यू डेंसर मतलब सघन होता है कोर, और कोर को माने हैं 1, और रेयरर मतलब विरल है क्लैडिंग को माने हैं 2, तो म्यू डेंसर रेयरर, डेंसर 1 था मतलब μ1, रेयरर 2 था, तो μ12 बराबर 1 बाई साइन आई सी, म्यू डेंसर रेयरर मतलब μ12 बराबर 1 बाई साइन आई सी, साइन आई सी इधर जाएगा तो साइन आई सी बराबर क्या हो जाएगा यार, साइन आई सी बराबर 1 बाई μ12 और ये हो जाएगा 1 बाई μ1 बटा μ2 और ये हो जाएगा यार μ2 बटा μ1,
चलिए, तो साइन IC का मान निकल गया, साइन IC बराबर μ2 बटा μ1, और यही साइन IC का मान यहाँ रख दीजिए स्क्वायर करके। तो जो बचा है यार लिखो μ0 साइन थीटा एक्सेप्टेंस, μ0 साइन थीटा एक्सेप्टेंस बराबर μ1, तो μ1 इंटू रूट अंडर 1 माइनस μ1 रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर IC। साइन स्क्वायर IC क्या होगा, साइन IC नहीं, साइन स्क्वायर IC हो जाएगा μ2 स्क्वायर बटा μ1 स्क्वायर, μ2 स्क्वायर बटा μ1 का स्क्वायर। बहुत अच्छा, μ1 तो μ1, बहुत अच्छा यार, μ1 तो μ1 हमने लिख दिया, और ये हो जाएगा μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर बटा नीचे में μ1 स्क्वायर। एक बात बताओ, μ1 स्क्वायर है यार, बाहर निकलेगा तो μ1 है ना होगा, स्क्वायर इसका हट जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा स्क्वायर हट जाएगा, तो ये और ये कट ही जाएगा। तो यहाँ जो बचेगा वो बोलो μ0 साइन थीटा एक्सेप्टेंस, μ0 साइन थीटा एक्सेप्टेंस बराबर बचा है वो बोलो रूट अंडर μ1 स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर। तो साइन थीटा एक्सेप्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर और बटा μ0। साइन थीटा एक्सेप्टेंस बराबर इतना बटा μ0, और भाई साइन थीटा एक्सेप्टेंस बराबर इतना, तो स्वीकार्य कोण एक्सेप्टेंस एंगल थीटा एक्सेप्टेंस बराबर क्या होगा, थीटा है बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर और बटा μ0। बहुत अच्छा यार, ये हो गया इक्वेशन नंबर ए, यही एक्सेप्टेंस एंगल का सूत्र है। कोई पूछे एक्सेप्टेंस एंगल, मैक्सिमम जो एंगल होगा एक्सेप्टेंस एंगल थीटा है बराबर साइन इनवर्स रूट अंडर μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर बटा μ0। भाई μ0 है हवा का अपवर्तनांक, हवा से जा रहा है ना। अच्छा मान लो अगर बाहरी माध्यम अगर हवा हो तो μ0 कितना हो जाएगा यार 1। भाई अगर नोट में अगर देख लें कि इन एयर, यानी ये ऑप्टिकल फाइबर अगर हवा में रखा हो तो बाहर का माध्यम का अपवर्तनांक μ0 कितना हो जाएगा 1, μ0 1 हो जाएगा। यहाँ अगर μ0 1 रख दो तो एक्सेप्टेंस एंगल थीटा ए विल बी साइन इनवर्स रूट अंडर μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर, डेट्स ऑल। ये हो गया एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ एनी ऑप्टिकल फाइबर इन एयर, ये हवा में ऑप्टिकल फाइबर के लिए एक्सेप्टेंस एंगल होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक नया टॉपिक देखते हैं। हमारा नया टॉपिक है लेंस। लेंस को हिंदी में लेंस भी कहते हैं और ताल भी कहते हैं। लेंस, आपको पता है लेंस किसको कहते हैं? भाई हमारे चश्मे का जो लेंस दिख रहा है ये भी एक लेंस है। लेंस में क्या होता है, ये सतह और ये सतह प्लेन नहीं होता है, वक्र होता है। मतलब लेंस कांच का एक टुकड़ा है, लेंस कांच का एक टुकड़ा है जिसका दो सतह में से कोई एक सतह तो जरूर वक्र होता है या दोनों सतह वक्र होता है। तो लेंस की परिभाषा क्या है? तो कह सकते हो लेंस कांच का एक ऐसा टुकड़ा है, लेंस कांच का एक ऐसा टुकड़ा है जिसका कम से कम एक सतह जरूर वक्र होता है या दोनों सतह वक्र होता है। तो चलो भाई अब लेंस की परिभाषा देखते हैं। लेंस की परिभाषा है कि दो वक्र सतहों, कहता है दो वक्र सतहों या एक वक्र और एक समतल सतह के बीच घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को ही लेंस कहते हैं। तो लेंस की परिभाषा बन गई भाई दो वक्र सतहों या एक वक्र और एक समतल सतह के बीच घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को ही हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। तो भाई लेंस क्या है? तो कह सकते हो लेंस कांच का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसका कम से कम एक सतह या दोनों सतह वक्र होता है, या तुम कह सकते हो दो वक्र सतहों या एक वक्र और एक समतल सतह के बीच घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को ही हम लेंस कहते हैं। तो भाई लेंस की तो परिभाषा निकल गई। अब बताओ तुम जैसे पढ़ो कि भाई दर्पण भी दो तरह का होता है, एगो अवतल एगो उत्तल, तो उसी तरह लेंस भी दो तरह का होता है। लेंस पहला है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, और दूसरा है भाई उत्तल लेंस। उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस। भाई कोई पूछे अवतल लेंस किसको कहते हैं, तो याद रखना वह लेंस जो बीच में पतला, अवतल लेंस किसको कहते हैं? वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है।
तो याद रखना उसी को अवतल लेंस कहते हैं। वैसा लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा हो उसी को हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। डैट मीन्स ए लेंस विच इज थिनर इन द मिडिल एंड थिकर एट द एजेज इज कॉल्ड ए कॉनकेव लेंस। भाई दूसरी बात आती है उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस किसको कहते हैं? ये उल्टा है जस्ट उसके, वो बीच में पतला था और किनारों पर मोटा था, ये बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है। तो वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उसी को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। तो भाई यहाँ पे लेंस की भी परिभाषा देख सकते हो। लेंस किसको कहते हैं? दो वक्र सतहों या एक वक्र और एक समतल सतह के बीच घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को ही लेंस कहते हैं। लेंस दो टाइप का होता है, एक अवतल। अवतल लेंस किसको कहते हैं? वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा हो उसी को अवतल लेंस, और वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला हो उसी को उत्तल लेंस कहते हैं। भाई जान लो ये अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस 4 टाइप का होता है। अवतल लेंस 4 टाइप का होता है। देखो कैसे? भाई ये तो अवतल लेंस है ही, ये कॉनकेव लेंस है क्योंकि बीच में पतला किनारों पर मोटा है, ये अवतल लेंस है। लेकिन अवतल लेंस में अगर इस सतह की वक्रता त्रिज्या और इस सतह की वक्रता त्रिज्या सेम हो, यानी ये किसी न किसी खोखले गोले का भाग होगा, इसकी भी त्रिज्या वही हो, और ये भी हिस्सा किसी न किसी खोखले गोले का भाग होगा और इसकी भी त्रिज्या वही हो, इस वाले सतह की भी त्रिज्या वही हो, इसकी भी त्रिज्या वही हो, सेम सेम हो, ये भी 5 सेंटीमीटर ये भी 5 सेंटीमीटर। यानी अगर अवतल लेंस में, भाई ये अवतल लेंस है, अगर इस अवतल लेंस में दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याएं समान हो, इसका भी आर हो और इसका भी आर हो, तो ये इक्वी कनकेव कहलाता है। तो याद रखना वैसा अवतल लेंस, ये अवतल है क्योंकि बीच में पतला किनारों पर मोटा है, लेकिन अगर इस अवतल लेंस में दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या सेम सेम हो, आर आर हो, तो ये है इक्वी कनकेव। इक्वी कनकेव लेंस। चलो अच्छा एक छोटी सी बात बताओ, इस वाले सतह का गोला, इस वाले सतह का गोला राइट साइड पड़ेगा, राइट साइड, तो इसकी वक्रता त्रिज्या प्लस आर, लेकिन इस वाले का गोला लेफ्ट साइड पड़ेगा तो माइनस आर। तो याद रखना अवतल लेंस किसको कहते हैं? वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है उसी को अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस 4 प्रकार का, अगर दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या सेम सेम, आर आर सेम सेम हो, तो इक्वल तरीके से कनकेव है, तो इक्वी कनकेव लेंस, इक्वी कनकेव लेंस। अब भाई देखो तो ये भी अवतल लेंस है, लेकिन यहाँ पे दिख ही जा रहा है कि इस सतह की वक्रता त्रिज्या R1 है और इस वाले की R2, तो दोनों की वक्रता त्रिज्या सेम सेम अगर नहीं हो तो इक्वी कनकेव नहीं, बाई कनकेव लेंस, बाई या डबल कॉनकेव लेंस कहते हैं। बहुत अच्छा। भाई इस वाले का गोला तो राइट साइड पड़ेगा तो प्लस R2 और इसका लेफ्ट साइड पड़ेगा तो माइनस R1। तो भाई अगर वक्रता त्रिज्या सेम सेम, आर आर सेम हो तो इक्वी कनकेव लेंस, अगर R1 R2 हो तो बाई या डबल कनकेव लेंस। भाई अगर एक सतह प्लेन हो और दूसरा कॉनकेव, कॉनकेव यानी धंसा हो, एक प्लेन और एक कॉनकेव हो तो ये प्लानो कनकेव लेंस, प्लानो कॉनकेव लेंस कहते हैं इसको। और भाई इसमें बताने की क्या ज़रूरत है, आपको पता है प्लेन सतह की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत। और इस वाले सतह का गोला किधर पड़ेगा? राइट साइड, इसका राइट साइड दाहिने साइड पड़ेगा तो प्लस आर। भाई ये सब अवतल लेंस है क्योंकि बीच में सब पतला है और किनारों पर सब मोटा है। तो भाई सेम सेम तो इक्वी कनकेव, अलग अलग तो बाई या डबल कनकेव, एक प्लेन और एक कनकेव धंसा हुआ प्लानो कनकेव लेंस। और भाई एक और देख लो, एक ऐसा है कन्वेक्सो कनकेव, ये उभरा है लेकिन इधर से ये धंसा है। ये कन्वेक्सो, इधर से तुम छुओगे तो कैसा लगेगा? उभरा, तो कन्वेक्सो कनकेव। तो ये लेंस क्या है भाई? ये लेंस है कन्वेक्सो कनकेव लेंस। बहुत अच्छा। अच्छा भाई इसमें इस सतह की वक्रता त्रिज्या R1, इसकी R2,
दोनों का बराबर तो हो ही नहीं सकता है, एकदम बिल्कुल याद रखना, बराबर नहीं होगा तो वो लेंस नहीं रह पाएगा, अगर बराबर हो जाएगा तब। अच्छा, इसका भी गोला राइट साइड ही पड़ेगा और इसका भी राइट साइड, तो +R1 और +R2। तो भाई ये था अवतल लेंस, इक्वी कनकेव, बाई या डबल कनकेव, प्लानो कनकेव और कन्वेक्सो कनकेव। ये तो भाई अवतल लेंस हो गया। अब उत्तल लेंस, उत्तल लेंस भी इसी तरह 4 तरह का होता है। उत्तल लेंस की परिभाषा क्या है? वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है उसी को उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस में भाई अगर दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्याएं सेम हो, इसका भी R इसका भी R, लेकिन इस साइड का गोला किधर पड़ेगा? इस साइड का गोला पड़ेगा राइट साइड, राइट साइड यानी दाहिने साइड पड़ेगा तो ये +R, ये बाएं साइड पड़ेगा तो -R। तो भाई अगर इस उत्तल लेंस में अगर दोनों की वक्रता त्रिज्या सेम हो, R सेम हो, इधर का +R और इधर का -R हो, तो ये हो गया इक्वी कन्वेक्स लेंस। भाई अगर इधर का R1 हो और इधर का R2, देख सकते हो ये भी कन्वेक्स है, ये भी बीच में मोटा है किनारों पर पतला है, ये भी कन्वेक्स है, लेकिन इसमें दोनों की वक्रता त्रिज्या सेम नहीं है, अलग अलग है, R1 R2 है, तो ये इक्वी नहीं होगा, बाई या डबल कन्वेक्स, दोनों तरफ से कन्वेक्स है, उभरा हुआ है, कह सकते हो डबल, कह सकते हो इसको बाई या डबल कन्वेक्स लेंस, बाई या डबल कॉन्वेक्स लेंस। बहुत अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो इस सतह का गोला किधर पड़ेगा यार? इसका राइट साइड पड़ेगा तो +R1 और ये -R2। इसी तरह तीसरा कन्वेक्स लेंस होता है प्लानो कन्वेक्स लेंस। ये प्लेन सतह है और ये उभरा है, प्लानो कन्वेक्स। ये हो गया यार प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेन सतह की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है और ये कन्वेक्स है, ये होगा -R, क्योंकि इसका गोला आपको राइट नहीं पड़ेगा, लेफ्ट पड़ेगा, तो प्लानो कन्वेक्स। और इसी तरह लास्ट है कॉनकेवो कन्वेक्स। कॉनकेवो इधर से धंसा है और इधर से उभरा है, तो इधर से देखोगे तुम हाथ लगा के तो धंसा है, लेकिन इधर से उभरा है, कॉनकेवो कन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा भाई, इसमें इस साइड का भी गोला बाएं पड़ेगा, इसका भी गोला बाएं पड़ेगा, तो -R1 -R2। अच्छा एक बात बताओ, सब बीच में क्या है? मोटा है, और सब किनारों पर क्या है? पतला है, तो ये उत्तल लेंस हो गया। तो याद रखना, वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उसी को उत्तल लेंस कहते हैं। सेम हो तो इक्वी कन्वेक्स, अलग अलग हो तो बाई या डबल कन्वेक्स, प्लेन हो और कन्वेक्स हो तो प्लानो कन्वेक्स, और ये कनकेवो कन्वेक्स लेंस। तो ये लेंस का टाइप भी हो गया। चलिए भाई, अब अपना नया टॉपिक देखते हैं। नया टॉपिक है स्पेशल रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस, यानी लेंस के थ्रू कुछ स्पेशल रिफ्रैक्शन। अच्छा आपको पता है ना, आपको कुछ पता है, जैसे कभी भी लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आती है तो लेंस के फोकस से गुजर जाती है, हमको पता है। मतलब कुछ स्पेशल रिफ्रैक्शन होता है, उस स्पेशल रिफ्रैक्शन का रूल देखना है, और ये रूल हमको इमेज फॉर्मेशन के लिए काफ़ी मददगार होगा। अगर हमको ये पता हो, अगर हमको भाई ये पता हो कि लेंस से प्रकाश ऐसे आती है तो ऐसे जाती है, ऐसे आती है तो ऐसे जाती है, ऐसे आती है तो ऐसे जाती है, अगर हमको प्रकाश के पथ के बारे में पता होगा तो हम इमेज फॉर्मेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसीलिए रूल्स हैं रिफ्रैक्शन के, वही ये स्पेशल रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। भाई पहले हम देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस में, इन कॉन्वेक्स लेंस में रूल देखेंगे। अच्छा यार बताओ तो, आपको पता है ना, ये एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है O, ये उत्तल लेंस का फोकस है F। अच्छा पहला रूल क्या है? आपको पता है यार कि जब भी कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आएगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। पहला रूल है भाई। स्पेशल रिफ्रैक्शन देख रहे हैं पहले कन्वेक्स लेंस में, उत्तल लेंस में देख रहे हैं। उत्तल लेंस में पहला रूल ये है कि जब भी उत्तल लेंस पर कोई प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी तो लेंस से जब गुजरेगी तो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। फर्स्ट रूल तो हो गया यार। बी नंबर रूल देखो। अच्छा इसका उल्टा भी तो हो सकता है, क्योंकि हमें पता है यार कि लाइट
का जो रास्ता होता है वो रिवर्सिबल होता है, लाइट रिवर्स करके भी चल सकता है। यानी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर है तो फोकस से गया, अगर फोकस से आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाएगा। चलो अब यहाँ से हम लेंस का फोकस, लेंस में दो फोकस होते हैं, एक इधर एक इधर, एक फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और एक सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अच्छा भाई, अब बोलो जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर है तो फोकस से गया। अब मान लो पहला फोकस यहाँ पे ये है, अगर लेंस के फोकस से कोई प्रकाश की किरण निकले तो फोकस से कोई किरण निकलेगी तो बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, समानांतर। तो ये सेकंड रूल है। तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है और लेंस के फोकस से निकली हुई किरण अपवर्तन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाती है, सेकंड रूल। अगर थर्ड रूल की बात करें यार, तो ये लेंस है, लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है। अगर कोई प्रकाश की किरण लेंस के प्रधान अक्ष की दिशा में चले तो बिना विचलित हुए वो सीधे लेंस से क्या हो जाती है, निकल जाती है। और उत्तल लेंस के लिए चौथा रूल भी देख लो भाई, ये उत्तल लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अगर कोई प्रकाश की किरण लेंस पर तिरछे आए और ऑप्टिकल सेंटर की दिशा में आए तो बिना विचलित हुए सीधे क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो ये चार रूल्स हो गए भाई उत्तल लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हो गया। अब कर रहे हैं इन कॉनकेव लेंस, यही चार रूल्स भाई कॉनकेव के लिए भी लग जाएंगे। आपको पता है ना, पहला रूल हम कर सकते हैं, ये एक अवतल लेंस है, कॉनकेव लेंस। भाई बताओ, आपको पता है ना कि अगर इस अवतल लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर कोई किरण आएगी तो ये अभिसारी लेंस है, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है, क्यों? क्योंकि आने वाली सभी किरणों को ये कन्वर्ज करता है, अभिसारित करता है, एक जगह मिला लेता है। इसीलिए याद रखना भाई, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली सभी किरणों को एक साथ वो मिला देता है, कन्वर्ज कर देता है। इसीलिए इसको अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, कन्वर्ज करता है। लेकिन ये अवतल लेंस है, ये आने वाले प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर किरण को कन्वर्ज नहीं करता है, डाइवर्ज करता है। इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस और इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ये अभिसारी लेंस है, ये अपसारी लेंस है। अच्छा बताओ, अवतल लेंस पर अगर कोई प्रकाश की किरण पड़ेगी प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर तो ये अपवर्तन के बाद ऐसा लगेगा कि लेंस के फोकस से लाइट निकला है। पहला रूल हो गया। दूसरा रूल ये है, ये भाई अवतल लेंस हो गया। अगर कोई प्रकाश की किरण इसके फोकस से चले तो उल्टी बात हो जाएगी, इधर से गया तो इधर और इधर से चलेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाएगा। याद रखना, अगर कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस के फोकस से निकलती है तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। थर्ड नंबर रूल, ये भाई अवतल लेंस हो गया और इस अवतल लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस की दिशा में कोई प्रकाश की किरण चले तो बिना विचलित हुए सीधे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। और चौथा रूल यही हो जाएगा भाई कि अगर ये अवतल लेंस ले लें, इसके ऑप्टिकल सेंटर, इसके प्रकाश केंद्र की दिशा में कोई किरण निकलती है या चलती है तो वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। एक्चुअली आपको ये चारों फिगर अलग अलग नहीं, आपके असाइनमेंट में ये सभी फिगर एक साथ दिखाए गए हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अगले क्लास में हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। अगर हमको ये सारे रूल्स याद रहेंगे तो हम आसानी से इमेज बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो वो फोकस से गुजरती है, फोकस से निकलती है, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाती है। और अगर ऑप्टिकल सेंटर या प्रिंसिपल एक्सिस की दिशा में चलती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। और अगर कोई प्रकाश की किरण लेंस के ऑप्टिकल सेंटर की दिशा में आती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है।